अस्सलाम वालेकुम क्लास पेज नंबर 277 पे आए हैं। आपके पास एक्सरसाइज है। इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इस अर्थ पे क्या है? सोलर एनर्जी। ठीक है। सेकंड आपके पास स्टेटमेंट है व्हेन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म सम डैश इज़ डन। तो जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, तो इस ब्लैंक में आपके पास वर्क आएगा। थर्ड आपके पास स्टेटमेंट है एयर वाटर एंड सॉइल और रिसोर्सेज विच कम इन कैटेगरी ऑफ डैश रिसोर्सेज। तो इसमें आपके पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज आएगा। ठीक है, एयर वाटर सॉइल ये कौन से रिसोर्सेज हैं? ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फोर्थ आपके पास स्टेटमेंट है देयर आर 7 क्लासेस ऑफ फूड वाटर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स वाइटामिन्स फैट्स फाइबर्स एंड डैश। इस डैश में आपके पास मिनरल्स आएगा। फिफ्थ आपके पास स्टेटमेंट है टू सेव एनर्जी एक्चुअली रेफर्स टू द डैश ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी को सेव करते हैं तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें आपके पास कंजर्वेशन आएगा। सेकेंड आपके पास क्वेश्चन है इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस। इसमें आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कौन सा कंट्री है जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? तो एशिया में ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड स्टेटमेंट है द पॉपुलेशन इज़ अबव द कैरिंग कैपेसिटी व्हाट मस्ट हैपन। अगर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। पॉपुलेशन को कम होना पड़ता है ताकि इन्वायरमेंट उस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। अब पेज नंबर 278 पे आपके पास थर्ड स्टेटमेंट है व्हाट इज़ आवर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सा है? सोलर एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ अब आपके पास स्टेटमेंट है बैटरी स्टोर विच टाइप ऑफ एनर्जी। बैटरीज कौन सी एनर्जी को स्टोर करती हैं? केमिकल एनर्जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। बाद में फिर इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट है व्हाट इज़ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? एटमॉस्फेयर में एक लेयर मौजूद है जो कि 10 to 50 किलोमीटर अबव अर्थ है और इसका काम क्या होता है कि ये सूरज से आने वाली जो भी रेडिएशन है उनको फिल्टर करती है और हमें सन की हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करती है। इसको ओजोन लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ओजोन मौजूद है। ओजोन क्या है? ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि रिसाइकल हो सकते हैं, हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो नेचर में कभी भी डिप्लीट नहीं होते, जैसा कि एयर वाटर सॉइल वगैरह। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होती है कि ये जो हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं वहाँ से इमारती लकड़ी या ये फर्नीचर वगैरह के लिए लकड़ी हासिल करने के लिए, वहाँ पे फसल उगाने के लिए या फिर मवेशियों को चराने के लिए अगर हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन क्या होती है कि जो हम नए जंगलात लगाते हैं उस जगह पे जहाँ पे पहले से कोई भी फॉरेस्ट मौजूद ना हो उसको क्या कहेंगे? एफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होती है? सॉइल हमारी बैरन या बंजर हो जाती है और एफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल में फर्टिलिटी या आप कह सकते हैं कि जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है वो बढ़ जाती है। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ट्रीज़ का काम क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट कट कर देंगे, वहाँ से ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी इंक्रीज़ होगी और एफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि पोल्यूशन डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट आपके पास है सॉइल एरोजन जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंक्रीज़ होती है। सॉइल एरोजन का मतलब है ज़मीनी कटाव बढ़ जाता है, क्योंकि जब वहाँ पे ट्रीज़ मौजूद नहीं होंगे तो जब भी बारिश पड़ेगी वो आसानी से उस सॉइल को हिट करेगी और उसमें जो टॉप लेयर है उसको अपने साथ बहा के नदी नालों में या दरियाओं वगैरह में ले जाएगी। ठीक है, तो वो वहाँ पे ज़मीनी कटाव शुरू हो जाएगा और वो सॉइल जो है वो बंजर हो जाएगी। तो जो एफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से सॉइल एरोजन भी कम होती है, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो सॉइल को अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं। इस तरह से जो सैलाब आने का ख़दशा है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दरख्तों का काम क्या होता है कि ये हैवी रेनफॉल को रोकते हैं और फिर वाटर को आहिस्ता आहिस्ता से स्मूथली जो है वो स्ट्रीम्स और रिवर्स वगैरह में पहुंचाते हैं। तो अगर वहाँ पे ट्रीज़ नहीं होंगे या फॉरेस्ट नहीं होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे फ्लड्स आने का ख़दशा ज़्यादा होगा। तो एफॉरेस्टेशन की वजह से फ़्लड के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये इंक्रीज़ होती है ट्रीज़ की वजह से, क्योंकि ट्रीज़ इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो डेफिनेटली वो इन्वायरमेंट जो है उसमें वो कूल होगा और उसमें टेम्परेचर जो है वो कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम ट्रीज़ या फॉरेस्ट वगैरह रिमूव कर देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
क्योंकि ट्रीज़ ही मौजूद नहीं होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करें। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगी तो डेफिनेटली उस जगह पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कह सकते हैं या ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एफॉरेस्टेशन की वजह से डिक्रीज़ होगी। रेनफॉल, ये फॉरेस्ट को कट करने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, उनमें ट्रांसपायरेशन होती है, तो ट्रांसपायरेशन की वजह से रेनफॉल होती है। ठीक है, तो जब वहाँ पे ट्रीज़ नहीं होंगे या फॉरेस्ट नहीं होंगे तो रेनफॉल कम हो जाएगी और एफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल इंक्रीज़ होती है। अब फॉरेस्ट अगर हम कट कर देते हैं तो बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म होने लग जाएगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ़ जो हमारे पास टोटल नंबर होता है डिफरेंट स्पीसीज़ का किसी भी इकोसिस्टम में, इसको हम कहते हैं। जैसे कि अगर फॉरेस्ट है तो उस फॉरेस्ट में बहुत से किस्मों के प्लांट्स मौजूद होंगे और उन प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स भी सर्वाइव कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपके पास ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इनको हम उस एरिया का, हम क्या कहेंगे कि ये उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी है। तो हमने फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए तो डेफिनेटली हमने प्लांट्स भी ख़त्म कर दिए, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स का हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बायोडाइवर्सिटी डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिक्रीज़ होगी और एफॉरेस्टेशन की वजह से इंक्रीज़ होगी। अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, वो है व्हाट डू यू नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अभी मैं बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही थी। ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिफरेंट स्पीसीज़ होता है किसी भी इकोसिस्टम में और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। फिफ्थ आपके पास क्वेश्चन है कि वाटर पोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसकी आप डेफिनेशन देखें, द बेफाउलिंग ऑफ वाटर बाय एनीथिंग दैट मे बी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है कि वाटर का आलूदा हो जाना किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि जानदारों के लिए नुकसानदेह साबित हो, उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो कि ग्रीन हाउस की ग्लास शीट की तरह काम करती है। इसमें से सन एनर्जी आ तो सकती है लेकिन इसमें से सन एनर्जी वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का इंक्रीज़ हो जाता है। इस इंक्रीज़ इन टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब पूरी दुनिया में टेम्परेचर जो है वो, या अराउंड द अर्थ जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसकी वजूहत क्या हैं, ओवर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज़ एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि हवा में कहाँ से आते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने की वजह से। ये हवा में मौजूद वाटर वेपर्स के साथ जब कंबाइन करते हैं तो ये एसिड बनाते हैं और ये एसिड हमारी अर्थ पे कब आता है, एसिड रेन की फॉर्म। ठीक है, जब बारिश होती है तो ये एसिड भी उसमें ज़मीन पर पड़ता है और इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत नुकसान होता है। अब आपके पास एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम क्या है, ये जो एक्सेसिव एनरिचमेंट होता है वाटर के अंदर, न्यूट्रिएंट्स की मकदार जो बढ़ जाती है वाटर में, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिक मैटर की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, या एल्गी वगैरह की या प्लांट्स की, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम। वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस किस तरह से कि थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी के अंदर आते रहते हैं और उनमें आहिस्ता आहिस्ता से एल्गी की या बाकी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की ग्रोथ होती रहती है और जब वो उनकी डेथ होती है तो वो डिके होते रहते हैं। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस हम इंसानों ने इसको बहुत तेज़ कर दिया है। किस तरह से, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो कि हमारे फर्टिलाइज़र में से रिलीज़ हो रहे हैं, या हमारा जो एक्सक्रीटा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो पानी में जा रहा है। इसके अलावा बाकी ये जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं ये पानी के अंदर जा रहे हैं, तो इसकी वजह से फॉस्फेट या नाइट्रोजन वगैरह की मकदार पानी में बहुत बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो एल्गी है या बाकी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। तो जब उनकी डेथ होगी तो वो उनको कौन डिकम्पोज करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया। अब जब एरोबिक बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं तो वो उस दौरान उस पानी में मौजूद ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन की मकदार कम होने लग जाती है उस पानी में। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो बाकी एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो जब वो एनिमल्स उनकी डेथ होगी तो वो भी, उनको डिकम्पोज किया जाएगा, मज़ीद ऑक्सीजन कम होती जाएगी। इस तरह से वो जो वाटर रिजर्वायर होगा या वाटर बॉडी होगी उसकी बहुत ही बुरी स्मेल होती है और उसका कलर भी बहुत नाखुशगवार होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम या फिर यूट्रोफिकेशन। अब आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक्सटेंसिव क्वेश्चन हैं। उसमें देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन renewable and non-renewable resources with examples how has man exploited these resources। अब renewable और non-renewable का डिफरेंस जो है, ये जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके बिल्कुल स्टार्ट में हमने ये देखा था कि renewable resources क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर,
लैंड, फॉरेस्ट वगैरह। और नॉन रीनेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो एक दफ़ा यूज़ हो जाएं तो वो दोबारा से रिसाइकल नहीं हो सकते और वो हमारी इन्वायरमेंट है उससे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें आपके पास फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब आपको कह रहे हैं कि मैन ने इन रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ किया है। तो इसमें अब आप लिख सकते हैं कि आपके पास पेज नंबर 265 पे रीनेबल रिसोर्सेज का बताया हुआ है। इसमें एयर का बताया हुआ है कि इंसान एयर को किस तरह से यूज़ कर रहा है, वाटर का यूज़ बताया गया है, लैंड का यूज़ जो है ये बताया गया है, और वाइल्ड लाइफ का बताया गया। तो इसमें आप इसको ब्रीफली जो है ये मेंशन कर सकते हैं। और फिर इसमें फॉसिल फ्यूल्स का बताया गया कि फॉसिल फ्यूल्स को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप ब्रीफली इसमें बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट्स कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंट्रोल। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? कि आबादी का बढ़ जाना। ठीक है, ये हमने ये टॉपिक जो है ये पढ़ा था पेज नंबर 270 पे। तो आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहेंगे। और इसके जो कॉजेज़ हैं या रीज़न्स हैं और कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे पेज नंबर 270 पे ही आपके पास टेबल था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। अब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? बेटर प्लानिंग के ज़रिए। ठीक है, प्लानिंग के ज़रिए अगर हम आबादी को कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन। अब पोल्यूशन और पोल्यूटेंट को आपने डिफाइन करना है। तो पोल्यूशन क्या होती है? ये पेज नंबर 272 पे है। द befouling of the environment by anything produced by humans which is or may be harmful to human life and other living organism is called environmental pollution। environment का आलूदा हो जाना किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि इंसानों ने प्रोड्यूस की हो और जो कि इंसानों के लिए या बाकी जानदारों के लिए नुकसानदेह हो, उसको क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द हार्मफुल सब्सटेंसेज विच कॉज पोल्यूशन आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। ठीक है, वो सब्सटेंसेज जो कि पोल्यूशन का बाइस बनते हैं उनको क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स। ठीक है, द हार्मफुल सब्सटेंसेज विच कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। फिर उन्होंने पूछा हुआ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन की क्या कॉजेज़ हैं। तो इसके ये कौन सी पोल्यूशन की वजह से ये हो रहे हैं? ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन। तो ये एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ यूट्रोफिकेशन, बाय विच टाइप ऑफ पोल्यूशन में इट अकर एंड व्हाई। अभी मैंने आपको यूट्रोफिकेशन को एक्सप्लेन किया है कि यूट्रोफिकेशन क्या होती है, कि ये जो एक्सेसिव एनरिचमेंट होती है वाटर बॉडी की न्यूट्रिएंट से, और जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर जब वो डिके होते हैं तो उनको एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में वो ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी डेथ होना शुरू हो जाती है, और जब वो डिकम्पोज करते हैं या डिकम्पोज होते हैं तो मज़ीद ऑक्सीजन कम होने लग जाती है। इस तरह से वो जो वाटर बॉडी है उसके कलर और उसकी स्मेल अनप्लेजेंट होती है। तो ये वाटर पोल्यूशन में आएगा। ये किसकी वजह से हो रही है? ये वाटर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। ठीक है, और वाई में आप बता सकते हैं कि इसकी वजह क्या है, कि ये जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये जैसे कि किस फॉर्म में, एक्सक्रीटा की फॉर्म में, या फिर फर्टिलाइज़र से जो नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स वगैरह जा रहे हैं, या जो डिटर्जेंट से फॉस्फेट्स निकल के वाटर बॉडीज़ के अंदर जा रहे हैं, ये यूट्रोफिकेशन का बायस बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वाई इज़ देयर अ नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये मैंने लास्ट पे इसका आंसर जो है वो ब्रीफली लिख दिया है, आप इसमें देख लीजिएगा। इट इज़ क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट सो एज टू रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन से या इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन से बच सके। और एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन जो है ये बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकती है या नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स की लॉन्ग टर्म हेल्थ को ख़तरा हो सकता है। इस वजह से हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और डिग्रेड होने से बचाना है।